नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री पर बेहिसाब पैसा खर्च करता है। उनके पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्मी है और वो उन चंद देशों में से एक हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। उनके लिए मिलिट्री सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि उनकी कम्युनिस्ट मोनार्की की पब्लिक इमेज का भी अहम हिस्सा है। वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया हर साल मिलिट्री पर करीब $10 बिलियन खर्च करती है, जो उनके कुल नेशनल प्रोडक्शन का 30 से 40% तक होता है। मगर सवाल ये है, इतना पैसा आता कहां से है और जो चीजें वो खुद नहीं बना सकते उन्हें इंपोर्ट करने के लिए पैसा कहां से लाते हैं। नॉर्थ कोरिया में टैक्स देने वाली बड़ी कंपनियां हैं नहीं और यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस की वजह से वो ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड से भी बाहर हैं। तो फिर पैसा आता कहां से है? ये जिम्मेदारी है ऑफिस 39 की, जो नॉर्थ कोरिया की फॉरेन करेंसी अर्निंग्स को मैनेज करता है और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी वजह से सरकार ने कुछ काफी अजीब और इलीगल तरीके अपनाए, जैसे हैकर्स को ट्रेन करना ताकि वो क्रिप्टो करेंसी चोरी कर सकें, ड्रग्स बेचना, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चेन्स बनाना और स्पाइस को कसिनोज में भेजना। जूचे यानी सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी के बावजूद ट्रेड ही नॉर्थ कोरिया की असली लाइफलाइन रहा है। कुछ चीजें सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, जैसे पाइन मशरूम, और कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिनकी चाइना को जरूरत है, जैसे कोल, आयरन और इलेक्ट्रिसिटी। यही चीजें नॉर्थ कोरिया को इंपोर्ट के लिए कैश देती हैं और इन्हीं से उनके वेपन्स प्रोग्राम्स को भी फंड किया जाता है। मगर किम जोंग उन ने जब से अग्रेसिवली न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को परस्यू किया है, नए मिसाइल्स बनाए, परेड्स में दिखाए, तब से ये पूरा सिस्टम ही इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ चला गया। आज उनके पास करीब 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनकी रेंज यूनाइटेड स्टेट्स तक है। इसका नतीजा सैंक्शंस पे सैंक्शंस। जो कोई उनसे ट्रेड करता है, सैंक्शन्ड। जो बैंक्स उनके लिए मनी लॉन्डर करते हैं, सैंक्शन्ड। सबसे कड़ी सजा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 2070 में दी, जब कोल, आयरन और सी फूड के एक्सपोर्ट को पूरी तरह बैन कर दिया गया, जिससे हर साल $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। सैंक्शन से पहले उनका चाइना को टोटल एक्सपोर्ट $2.5 बिलियन था। 2070 के बाद सिर्फ 300 मिलियन रह गया। अब दो मेजर चीजें हुई। एक, उन्होंने विग्स, नकली दाढ़ी मूंछ और फेक आईलैशेस जैसी अजीब चीजें एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। 2023 में उनके एक्सपोर्ट्स का 60% इन्हीं विग्स से था। चाइना को उन्होंने मोलिब्डेनम जैसे मिनरल्स भी भेजे जो सैंक्शंस में नहीं आते। दूसरी बात, ट्रेड्स पूरी तरह बंद नहीं हुई, बस अंडरग्राउंड चली गईं। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि नॉर्थ कोरियन शिप्स कोल लेकर पोर्ट्स से निकलती हैं और ऑयल लेकर लौटती हैं। पकड़ से बचने के लिए ये बैरन समुद्री इलाकों में जाकर 3 बार शिप टू शिप कार्गो ट्रांसफर करती हैं। ये पैसा फिर शेडी बिजनेसमैन के नेटवर्क्स, हांगकांग और मकाओ के शेल कंपनीज के जरिए घूमकर नॉर्थ कोरियन सिस्टम तक पहुंचता है और सैंक्शंस के बावजूद हर साल ये साइकिल चलता रहता है। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद नॉर्थ कोरिया ने 29 डेवलपमेंट जोन्स खोली ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके। इनमें सबसे बड़ी है रासन इकोनॉमिक एंड ट्रेड जोन, जो रशिया की बॉर्डर पर है। यहाँ गोल्डन ट्रायंगल बैंक है, नॉर्थ कोरिया का एकमात्र बैंक जहाँ डेबिट कार्ड मिल सकता है। खुद का मोबाइल नेटवर्क है, एक कैसीनो है और रासन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी होता है। 1990 से 2010 तक रासन जोन ने लगभग $150 मिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, यानी हर साल लगभग $5 मिलियन। मेटकुमगंग टूरिस्ट रीजन को 2002 में साउथ कोरिया के साथ मिलकर खोला गया था। हायंडाई ग्रुप ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट्स यहाँ आए। मगर 2008 में एक साउथ कोरियन टूरिस्ट की हत्या के बाद सरकार ने इसे बंद कर दिया। 2024 में नॉर्थ कोरिया ने इसके रिजॉर्ट फैसिलिटीज को डिसमेंटल कर पूरा बंद कर दिया। केसोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी एक जॉइंट इनिशिएटिव था, जो 2060 में एक मिसाइल टेस्ट के बाद परमानेंटली बंद हो गया। यहाँ हर साल लगभग $560 मिलियन की प्रोडक्शन होती थी। सैंक्शंस के बाद उनकी ये स्टेबल इनकम भी खत्म हो गई, लेकिन किम अभी भी बड़े सपने देख रहे हैं। हाल ही में वो एक नए बीच रिजॉर्ट पर अपनी बेटी, जो शायद अगली सुप्रीम लीडर होंगी, के साथ घूमते नजर आए। अब उनका सबसे नया और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल तरीका है साइबर क्राइम। IT वॉरियर्स को आर्मी स्कूल से ट्रेन करके एशियन टेक मार्केट्स में भेजा जाता है और फिर वो हैक करते हैं बैंक्स, क्रिप्टो एक्सचेंजेस और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को। 2040 में उन्होंने सोनी को हैक किया। 2060 में बांग्लादेशी सेंट्रल बैंक से $950 मिलियन चुराए। फिर मकाओ के कसिनोज में बैठकर वो पैसा क्लीन किया गया। हालांकि 90% पैसा वापस आ गया था, मगर अब वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी हाइस्ट्स पर।
2024 में क्रिप्टो थेफ्ट से उन्होंने 1.3 बिलियन डॉलर कमाया। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक उनके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का 4% हिस्सा अब इलिसिट साइबर मीन्स से फंडेड है। चेनालिसिस के मुताबिक 2024 में हुई सारी क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट का 60% नॉर्थ कोरिया ने किया। Stake.com से 41 मिलियन, DMM बिटकॉइन एक्सचेंज से 305 मिलियन और एक्सी इन्फिनिटी से 620 मिलियन चुराए गए। इन एजेंट्स का फेवरेट तरीका है फेक जॉब रिक्रूटर्स बनकर गिटहब पेजेस या लिंक्डइन प्रोफाइल से लोगों को फंसाना और फिर प्राइवेट कीज चुरा लेना। क्रिप्टो के अलावा उन्होंने 1980s में अमेरिकन पास $100 बिल्स की नियर परफेक्ट काउंटरफिट्स बनाए, जिन्हें चाइना में स्मगल किया गया। मकाओ के बैंको डेल्टा एशिया के कुछ सीनियर स्टाफ इसमें शामिल थे। इसके बाद उन्होंने नार्को स्टेट जैसा मॉडल अपनाया, जहां डिप्लोमेट्स ड्रग्स स्मगल करते थे। ओपियम और मेथ जैसी ड्रग्स को एम्बेसी की डिप्लोमेटिक मेल के जरिए भेजा जाता था, जिसे सर्च नहीं किया जा सकता। एक टाइम था जब ये ड्रग एम्पायर हर साल $700 मिलियन तक कमा रहा था, मगर 2000s में स्टेट लैब्स को बंद कर दिया गया। अब छोटे लैब्स में प्रोडक्शन होता है और डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जाता है। अब इन ड्रग्स को लोग एनर्जी बूस्टर या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मानने लगे हैं, यहाँ तक कि ये लूनर न्यू ईयर गिफ्ट्स तक बन चुके हैं। नॉर्थ कोरियन हथियार जैसे ड्रोन्स और मिसाइल्स अब रशिया जैसे देशों तक पहुंच चुके हैं। किम और पुतिन की मीटिंग के बाद नॉर्थ कोरिया ने रिपोर्टेडली रशिया को $1 बिलियन तक की एम्यूनिशन दी है। लगभग 12,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स अब यूक्रेन वॉर में मौजूद हैं। शायद अब रशिया चाइना की जगह नया शुगर डैडी बन चुका है। अंत में बात करते हैं ह्यूमन लेबर की। नॉर्थ कोरियन वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन और IT जॉब्स के लिए चाइना, रशिया और लाओस भेजा जाता है। रशियन ऑक्यूपाइड डॉनबास रीजन में 150 वर्कर्स भेजे गए, जो हर महीने सरकार को $1,000 देते हैं। डिप्लोमेट्स रेमिटेंस पर 25 to 30% कमीशन लेते हैं। एक अजीब स्कीम थी प्योंगयांग रेस्टोरेंट्स, जो एशिया की बड़ी सिटीज में खुले, पर अब इनकी संख्या 130 से घटकर 20 रह गई है। अंत में बात करें नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स की, लगभग 33,000 लोग देश छोड़ चुके हैं। उनमें से ज्यादातर अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं, एक नेटवर्क के जरिए जो चाइनीज और साउथ कोरियन ब्रोकर्स के साथ काम करता है। बस $400। अगर आप ये रकम अपने घर भेजें और पकड़े जाएं, तो आपको या आपके परिवार को जेल या लेबर कैंप भेजा जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस 39 के एजेंट्स इलीगल तरीकों से $1 बिलियन कमा रहे हैं। यही है नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी।